13 जून 2025 की सुबह पश्चिम एशिया के लिए एक नया और भयानक संकट लेकर आई। आसमान में इजरायली लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट ने एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत कर दी जिसकी आशंका तो कई सालों से थी, लेकिन कोई इसे हकीकत बनते नहीं देखना चाहता था। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। यह कोई छोटा मोटा हवाई हमला नहीं था, बल्कि ईरान के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद कई ठिकानों पर एक साथ किया गया एक सोचा समझा हमला था। इस ऑपरेशन ने रातों रात पूरे क्षेत्र के समीकरण को बदल दिया और दुनिया भर की राजधानियों में खलबली मचा दी। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि यह आग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। इजराइल की वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने सबसे आधुनिक F-35 और F-16 विमानों का इस्तेमाल किया। ये विमान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उसके परमाणु ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और सैन्य कमांड सेंटरों तक पहुंच गए। ईरान के नतांज, फोर्डो और इसफहान जैसे शहरों के पास जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे लोग दहशत में आ गए। इजराइल का मकसद बिल्कुल साफ था। वह ईरान के उस परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता था, जिसे वह अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। यह हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को पंगु बनाने की एक सीधी कोशिश थी, जो दशकों से चली आ रही दुश्मनी का सबसे विस्फोटक मोड़ था। इस हमले की खबर फैलते ही पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। शुरुआती घंटों में तो यह भी साफ नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर ईरान के शहरों से आग और धुएं के गुब्बार की तस्वीरें आने लगी थीं। इजरायली सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि यह कदम आत्मरक्षा में उठाया गया है और ईरान के खतरनाक इरादों को रोकने के लिए जरूरी था। उन्होंने दावा किया कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था और दुनिया के पास चुपचाप देखते रहने का विकल्प नहीं बचा था। इस घोषणा ने पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल में जैसे बारूद में आग लगा दी। हर किसी को अब ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार था और यह तय था कि उसका जवाब भी उतना ही विनाशकारी हो सकता है। इस घटना ने उस नाजुक शांति को तोड़ दिया जो कूटनीतिक प्रयासों से कायम रखने की कोशिश की जा रही थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक संदेश था। यह संदेश था कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही इसके लिए उसे एक बड़े युद्ध का जोखिम ही क्यों न उठाना पड़े। 13 जून 2025 की तारीख अब इतिहास में उस दिन के तौर पर दर्ज हो गई जब पश्चिम एशिया एक ऐसे युद्ध की आग में झुलस गया जिसके परिणाम आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। इस एक दिन ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ताकत का इस्तेमाल समस्याओं का हल है, या यह खुद में एक नई और बड़ी समस्या को जन्म देता है। इजराइल का दावा बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था। उसने दुनिया को बताया कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किया गया है। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम जमा कर चुका था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, हम एक और होलोकॉस्ट का इंतजार नहीं कर सकते। ईरान की कट्टरपंथी सरकार के हाथ में परमाणु हथियार का मतलब है दुनिया की तबाही। हमने शांति के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हमें यह कदम उठाना पड़ा। उनका मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु प्लांटों को ही नहीं, बल्कि उसकी मिसाइल बनाने की क्षमता और उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटरों को भी निशाना बनाना था, ताकि ईरान तुरंत कोई बड़ा पलटवार न कर सके। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसे कायरतापूर्ण हमला और शैतानी हरकत करार दिया। उन्होंने कसम खाई कि इसका बदला लिया जाएगा और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने तुरंत अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया और अपने मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया। कुछ ही समय बाद ईरान ने इजराइल की ओर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों जैसे ईरान समर्थित गुटों ने भी इजराइल पर रॉकेटों से हमला करना शुरू कर दिया। ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह अकेला नहीं है और उसके सहयोगी भी इस जंग में उसके साथ खड़े हैं। दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में गिरी
जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों में डर फैल गया। वहीं इजरायली हवाई हमलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों को भारी क्षति पहुंचाई। ईरान ने दावा किया कि इजरायली हमलों में कई नागरिक भी मारे गए हैं, खासकर उन शहरों में जहां सैन्य ठिकाने रिहायशी इलाकों के पास थे। दोनों ही देश अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन सच तो यह था कि दोनों को ही भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान उठाना पड़ रहा था। युद्ध का मैदान अब किसी एक जगह सीमित नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और विमानों की नहीं थी, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। इजराइल यह साबित करना चाहता था कि उसकी सैन्य ताकत बेजोड़ है और कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। वहीं ईरान यह संदेश देना चाहता था कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं और अपने दुश्मनों को जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। इस टकराव ने दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से पीछे हटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। यह एक ऐसी आग थी जिसे शुरू करना तो आसान था, लेकिन इसे बुझाना किसी के बस में नहीं दिख रहा था। दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और इसका खामियाजा पूरे पश्चिम एशिया को भुगतना पड़ रहा था। इस युद्ध का सबसे भयानक असर दोनों देशों के आम नागरिकों पर पड़ा। ईरान के शहरों में जहां इजरायली बम गिरे, वहां जिंदगी एक पल में बदल गई। लोग रात में हवाई हमलों के सायरन की आवाज से जाग जाते और अपनी जान बचाने के लिए बंकरों या बेसमेंट में छिपने के लिए भागते। इस्फहान और तेहरान जैसे बड़े शहरों में भी डर का माहौल था। बाजार बंद हो गए, स्कूल कॉलेज खाली हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लोगों को खाने पीने की चीजों और दवाइयों की कमी होने लगी, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी थी। हर धमाके के बाद एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजती और अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग जाती। आम ईरानी नागरिक, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वे इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे थे। दूसरी तरफ इजराइल में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। ईरान और उसके सहयोगी गुटों की तरफ से दागे जा रहे रॉकेटों ने दक्षिणी और उत्तरी इजराइल में जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। तेल अवीव जैसे आधुनिक शहर में भी लोग सायरन बजते ही सुरक्षित जगहों की ओर भागते थे। बच्चों के मन में डर बैठ गया था और वे रात में सो नहीं पाते थे। कई परिवारों को सीमावर्ती इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया, लेकिन वे अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर थे। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बेशक बहुत कारगर था, लेकिन वह हर रॉकेट को नहीं रोक सकता था। जब कोई रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में गिरता तो वह अपने पीछे तबाही और खौफ का मंजर छोड़ जाता। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई थी। इस संघर्ष ने दोनों देशों के समाज में एक गहरी दरार पैदा कर दी। जहां एक तरफ राष्ट्रवाद और गुस्से की भावना भड़क रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस युद्ध पर सवाल उठा रहे थे। वे पूछ रहे थे कि क्या इस तबाही को टाला नहीं जा सकता था। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें भी थीं जो शांति की अपील कर रही थीं। वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे और नहीं चाहते थे कि वे नफरत और हिंसा के माहौल में बड़े हों। लेकिन युद्ध के शोर में शांति की ये कमजोर आवाजें दब कर रह गईं। सरकारों ने अपने लोगों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया, लेकिन इस आग में इंसानियत झुलस रही थी। युद्ध का असर सिर्फ शारीरिक और आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक भी था। लगातार डर के साए में जीने से लोगों में तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि उनके चारों ओर यह हिंसा क्यों हो रही है। ईरान और इजराइल दोनों ही देशों में एक पूरी पीढ़ी युद्ध के जख्मों के साथ बड़ी हो रही थी। यह एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कोई भी सैन्य जीत नहीं कर सकती थी। आम नागरिक जो सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, वे दो ताकतों की इस लड़ाई में पिस रहे थे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी कहानियां अक्सर खबरों की सुर्खियों में खो जाती हैं, लेकिन असली त्रासदी वही झेलते हैं। जैसे ही ईरान इजराइल युद्ध की खबर फैली, दुनिया दो गुटों में बंट गई। अमेरिका ने बिना किसी देरी के इजराइल का पूरा समर्थन किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और ईरान की अस्थिर करने वाली गतिविधियों की निंदा की। अमेरिका ने तुरंत अपने नौसैनिक बेड़े को फारस की खाड़ी की ओर भेज दिया ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके और इजराइल को सैन्य और खुफिया जानकारी में मदद दी जा सके। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने भी इजराइल के समर्थन में बयान दिए, लेकिन साथ ही दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की।
वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि यह युद्ध और फैल सकता है, जिससे यूरोप में शरणार्थी संकट और ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। दूसरी ओर रूस और चीन ने इस मामले में एक अलग रुख अपनाया। रूस ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। मॉस्को ने ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर तत्काल बैठक बुलाने की मांग की। रूस का मानना था कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में तनाव को और भड़का रहे हैं। चीन ने भी शांति और बातचीत का आह्वान किया, लेकिन उसकी सहानुभूति ईरान के साथ ज्यादा दिखी। चीन के लिए यह क्षेत्र उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर यहां स्थिरता चाहता था। इस तरह यह क्षेत्रीय संघर्ष एक वैश्विक शतरंज की बिसात बन गया, जहां बड़ी ताकतें अपने अपने मोहरे चल रही थीं। पश्चिम एशिया के पड़ोसी देश इस संघर्ष को लेकर बुरी तरह बंटे हुए थे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सुन्नी देश, जो ईरान को अपना पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, वे चुपचाप इजराइल की कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे, भले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कहा। उन्हें लगता था कि ईरान की बढ़ती ताकत उनके लिए भी एक खतरा है। लेकिन कतर और तुर्की जैसे देशों ने इजरायली हमले की निंदा की और फिलिस्तीन के मुद्दे को उठाते हुए इजराइल पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देश, जहां ईरान का गहरा प्रभाव है, वे इस युद्ध के सीधे मैदान बन गए। हिजबुल्लाह और अन्य शिया मिलिशिया गुटों ने ईरान की तरफ से मोर्चा खोल दिया, जिससे यह लड़ाई कई देशों में फैल गई। इस वैश्विक प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं है। यह शिया सुन्नी के बीच का संघर्ष है, यह अमेरिका और रूस के बीच की जोर आजमाइश है, और यह लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की वैचारिक लड़ाई भी है। हर देश अपने हितों के हिसाब से किसी न किसी का पक्ष ले रहा था। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं शांति की अपील तो कर रही थीं, लेकिन बड़ी ताकतों के बीच बंटे होने के कारण वे कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की कूटनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया और यह दिखाया कि जब बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून बेमानी हो जाते हैं। यह युद्ध पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया के लिए एक विनाशकारी मोड़ साबित हुआ। इसका सबसे पहला और सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा। फारस की खाड़ी, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल प्राप्त करता है, एक युद्ध क्षेत्र में बदल गई। तेल के टैंकरों पर हमले होने लगे और शिपिंग रूट असुरक्षित हो गए, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ गई और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया। इस युद्ध ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पश्चिम एशिया में होने वाली कोई भी उथल पुथल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में डर और अस्थिरता का एक नया माहौल बना दिया। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए, जिससे एक नया मानवीय संकट पैदा हो गया। कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों को इस अराजकता में फलने फूलने का मौका मिल गया। वे इस स्थिति का फायदा उठाकर युवाओं को अपनी तरफ खींचने लगे और नए सिरे से अपनी ताकत बढ़ाने लगे। जो थोड़ी बहुत स्थिरता पिछले कुछ सालों में आई थी, वह इस युद्ध ने पूरी तरह से खत्म कर दी। अब हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था और हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो गई, जिसने इस क्षेत्र को और भी खतरनाक बना दिया। इन भयानक नतीजों को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हिंसा से केवल और अधिक हिंसा पैदा होती है। अब दुनिया के सामने एकमात्र रास्ता कूटनीति और बातचीत का बचा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बड़ी ताकतों को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव बनाना होगा। एक दूसरे को तबाह करने की जिद छोड़कर ईरान और इजराइल को यह समझना होगा कि उनकी सुरक्षा एक दूसरे की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एक स्थायी शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के अस्तित्व के अधिकार का सम्मान करें और अपनी शिकायतों को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हों। अंत में रास्ता शांति वार्ता से ही निकलेगा। इसके लिए शायद किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी, जो दोनों का भरोसा जीत सके। सुरक्षा की गारंटी, परमाणु कार्यक्रम पर एक नई और मजबूत संधि और क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए एक साझा मंच तैयार करना होगा। यह रास्ता लंबा और मुश्किल जरूर है,
लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो इस क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह होने से बचा सकता है। आम नागरिकों ने इस युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और अब नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी जिद छोड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य बनाएं, क्योंकि युद्ध में कोई भी जीते हारती हमेशा इंसानियत ही है।